Hi everyone, this is Adis Ahmed, and I, with heart and soul, bid a welcome to all of you in this 3 months English digital course. As you all know that English language has become an international language, and every single person on the face of the earth wants to learn English language. Whether he's a doctor, he's a mechanic, he's an engineer, he's a pilot, or he's a teacher. Irrespective of his profession, he really wants to learn English language. Furthermore, English language can also be useful for you and helpful for you as well in many other areas of your life. For example, if you need to go to some foreign country, you will definitely need to have a good grip on English language in order to interact and communicate with the foreigners. Another example of the importance of English language is that if you want to have a good job, you may also need to have a good grip on English language. So, such is the importance of English language these days. Well, I think some of you might have faced difficulty in understanding what I have said. So, let's start again from the start. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इदरीस अहमद और मैं आप सबको इस 3 माह के इंग्लिश कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक बैन अवी ज़बान बन चुकी है और ज़मीन पर मौजूद हर शख्स, तकरीबन हर शख्स इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहता है। चाहे वो एक टीचर है, चाहे वो एक मैकेनिक है, चाहे वो एक पायलट है, चाहे वो एक इंजीनियर है, उसका पेशा या शोबा कुछ भी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज आपकी ज़िंदगी के काफ़ी सारे हिस्सों में आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पर महारत की ज़रूरत होगी। इसी तरह अक्सर औक़ात आपको अच्छी मुलाज़मत हासिल करने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इंग्लिश लैंग्वेज आज के दौर में इतनी अहम बन चुकी है। यू सी व्हाट आई ट्राई टू कन्वे टू यू। आपको मैंने क्या चीज़ सिखाने की कोशिश की है। नेल्सन मंडेला ने एक दफ़ा कहा था, इफ़ यू वांट टू कन्वे अ मैसेज एंड यू कन्वे इट इन योर लैंग्वेज दैट विल गो टू द माइंड, एंड इफ़ यू वांट टू कन्वे अ मैसेज एंड यू कन्वे इट इन देयर ओन लैंग्वेज दैट विल गो टू देयर हार्ट। अगर आपके पास कोई मैसेज है और आप उसको लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं और आप उस मैसेज को अपनी ज़बान में कन्वे करना चाहते हैं, अपनी ज़बान में, ना कि उनकी ज़बान में, तो वो मैसेज उनके दिमाग को लगेगा, विच विल बी लेस इफ़ेक्टिव। और अगर आप वही मैसेज उन लोगों को उनकी अपनी ज़बान में कन्वे करवाते हैं तो वो मैसेज उनके दिल को लगेगा। सो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि हर जगह बोली जाती है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख पाते वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आए हुए लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाई जाती है, हालांकि यही लैंग्वेज उनको उनकी अपनी ज़बान में सिखाई जानी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए जो कि हम 2 स्किल्स सिखा रहे हैं, राइटिंग और रीडिंग स्किल्स, इन 2 स्किल्स को सिखाने के लिए लेक्चर्स में हमने जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन रखा है वो मोस्टली हमने उर्दू लैंग्वेज रखी है और अ बिट मिक्सर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी रखा है। तो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज से फ़िलहाल गुरेज किया गया है क्योंकि मुकम्मल तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए लेक्चर्स को समझने में आपको अभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमने मोड ऑफ़ लैंग्वेज, लेक्चर्स के लिए मोड ऑफ़ लैंग्वेज को उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में रखा है। सो वेलकम टू दिस कोर्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस कोर्स में आपको 2 स्किल्स सिखाई जा रही हैं, राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स। अब मैं आपको इस कोर्स का पर्पस बता दूं। जो हमारा पर्पस है इस कोर्स का वो ये है कि हम यहाँ मौजूद लोगों को इन 3 मंथ्स में इतना काबिल करना चाहते हैं कि नंबर 1 वो अपने तौर पर कुछ भी लिख सकें। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ भी लिखेंगे तो आपकी एक भी गलती नहीं होगी, गलतियाँ होंगी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि जब आप लिखें तो उसमें कम से कम गलतियाँ हों। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो एक टॉपिक पर जो कि उनको अगर दिया जाए तो उस पर कुछ भी नहीं लिख सकते। तो हमारा मेन पर्पस ये है बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सीखने वाले हैं, लर्नर्स हैं,
वो इस कोर्स के आखिर तक अपने तौर पर किसी भी टॉपिक पर कुछ लिखना सीख सकें, और एक अच्छे स्टाइल के साथ, एक अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ, और एक अच्छी ग्रामर के साथ, और लीस्ट मिस्टेक्स के साथ। और दूसरा जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि इस कोर्स के अख्ताम तक हमारे जो लर्नर्स हैं वो किसी भी बुक को पढ़ सकें, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रीडिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे लाइक बुक रीडिंग, उनको बुक रीडिंग पसंद है, और दे ऑल्सो लाइक नॉवेल्स, उनको नॉवेल्स भी पसंद है। तो दे रियली विश टू रीड दैम, उनकी ख्वाहिश होती है कि उन नॉवेल्स को पढ़ें हों, लेकिन द हर्डल्स दैट कीप देम फ्रॉम रीडिंग दैम, मतलब वो रुकावटें जो कि उन्हें वो पढ़ने रोके रखती हैं, वो ये हैं कि वोकेबलरी उनकी वहाँ पर उनकी इतनी आप कह लें अच्छी नहीं होती कि वो नॉवेल्स में दिए गए वर्ड्स का मीनिंग जान सकें। इसी तरह वहाँ पर नॉवेल्स में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेंथी होते हैं, जो कि उनको समझ नहीं आते। उसके बाद उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी वीक होती हैं। एक जो शॉर्ट सी स्टोरी है वो तो उनको समझ आ सकती है, लेकिन जो एक नावल है उसको कैसे कॉम्प्रहेंड करना है तो वो स्किल्स अभी उनके पास नहीं है। तो हमारा पर्पज़, दूसरा पर्पज़ यही है कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के अख्ताम तक आप के अंदर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, मतलब समझने की स्किल्स, और किसी भी नावल को पढ़ने की स्किल्स आप में इन्फ्यूज़ की जा सकें, ताकि आप कोई बुक रीड भी कर सकें और अपने तौर पर कुछ भी लिख भी सकें। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी आर टीचिंग 3 स्किल्स इन बोथ स्किल्स। नंबर 1, रीडिंग में भी हम 3 स्किल्स सिखा रहे हैं, एक प्रोनाउंसिएशन, दूसरी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, और तीसरी रीडिंग स्पीड। और राइटिंग में भी हम 3 चीज़ें सिखा रहे हैं, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और उसके बाद सेल्फ राइटिंग। सो here starts the lesson of today. English language, not only English language, even every language is composed of some science. हर लैंग्वेज कुछ साइंस से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो, और अगर हम मैथमेटिक्स को एक लैंग्वेज के तौर पर लें विच इज़, तो वो 0 to 9 नंबर्स, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना हुआ है, लेकिन जो बेसिक साइंस है वो 0 to 9 है। इसी तरह अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो साइंस है वो अलिफ से अलिफ, बे, ते एंड सो ऑन अप टू बढ़िए, तो ये साइंस है उर्दू लैंग्वेज के। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के भी कुछ साइंस हैं, और वो कौन कौन से हैं, ए, बी, सी एंड सो ऑन अप टू जेड और जी। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। वेल, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू थिंक ए इज? ए क्या होगा, अल्फ़ाबेट और लेटर? ओके, लेट मी टेल यू, ए क्या है, लेटर या अल्फ़ाबेट? इसका डिसीजन बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अल्फ़ाबेट और लेटर क्या होता है। सो आई वाज टेलिंग यू कि किसी भी लैंग्वेज के जो साइंस होते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की जो साइंस है वो A to Z और Z हैं, तो द सेट ऑफ साइंस ऑफ एनी लैंग्वेज, द होल सेट ऑफ ऑल द साइंस ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। मतलब किसी भी लैंग्वेज के जो भी साइंस हैं उन सब का एक मुकम्मल सेट, उस सेट को हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। और उस सेट में, उस अल्फ़ाबेट में जो साइंस हैं उनको हम इंडिविजुअली एक एक करके लेटर्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट द साइंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ABCD अप टू Z और Z, तो यहाँ पर A से लेकर Z तक एक कंप्लीट सेट है इंग्लिश लैंग्वेज के साइंस का। तो ये जो कंप्लीट सेट होगा, ये होल सेट होगा, इस पूरे सेट को हम अल्फ़ाबेट का नेम देंगे। और अगर हम इन साइंस के बारे में इंडिविजुअली बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल बी के बारे अगर हम बात करें तो बी एक साइन है और उसको हम इंडिविजुअली लेटर कहेंगे। इसी तरह सी भी एक साइन है, उसको भी हम लेटर कहेंगे। ए से लेकर डी तक भी साइंस हैं, वो भी लेटर्स हैं। ए से लेकर वाई तक भी साइंस हैं, वो भी लेटर्स हैं। लेकिन A to Z वो एक अल्फ़ाबेट बन जाता है, क्योंकि वो कंप्लीट सेट बन जाता है। सो वेल, यू गॉट द आंसर नाउ, A इज़ अ लेटर नॉट एन अल्फ़ाबेट। अब जो साइंस है उनकी प्रोनाउंसिएशंस मैं आपको बता दूं, ABCDEFGH, नॉट HHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ और Z।
जो लास्ट लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, जेड और जी। अब जो है स्कूल्स में इसको जी के साथ सिखाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जेड शायद गलत है, ये जेड को पढ़ना वो ऑकवर्ड फील करते हैं। तो जेड बोलना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो जेड है वो ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है और जो जी है वो अमेरिकन इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एवरी लैंग्वेज हैज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट। हर लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही होगा। आप ये कभी नहीं कह सकते इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नॉट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, बट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स गलत होगा, उर्दू अल्फ़ाबेट्स भी गलत होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो एक सेट का नेम है, तमाम साइंस के सेट का। तो अल्फ़ाबेट एक ही होगा हर लैंग्वेज का, उसमें लेटर्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 हरूफ होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। सो टिल नाउ आई हैव taught you what is the difference between an alphabet and a letter and what are the signs of English language. Now, if we look deeper into the English alphabet, तो वहाँ भी हम ये देखेंगे कि जो इंग्लिश लेटर्स हैं यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनको दो काइंड्स में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक कॉन्सोनेंट लेटर्स, दूसरे वाउल लेटर्स। अब कॉन्सोनेंट लेटर्स और वाउल लेटर्स कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं इसके बारे में। वाउल लेटर्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। और जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा, अदर देन ए, ई, आई, ओ, यू, ऑल लेटर्स आर कॉन्सोनेंट लेटर्स। नाउ वन मोर क्वेश्चन टू यू इज़ दैट व्हाई द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू are called vowel letters and why the letters other than A, E, I, O, U are called consonant letters. Let me explain it in simple words. A, E, I, O, U इन लेटर्स को वाउल लेटर्स क्यों कहा जाता है? इनको हम कॉन्सोनेंट क्यों नहीं कह सकते? और जो बाकी लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा 21 लेटर्स हैं लाइक बी, सी, डी, एफ, इन लेटर्स को कॉन्सोनेंट लेटर्स क्यों कहा जाता है? इनको हम वाउल क्यों नहीं कह सकते? यू मे थिंक फॉर अ मिनट। वेल, आई थिंक यू आर स्टक। लेट मी हेल्प यू। अगर हम वाउल वर्ड को देखें तो वाउल वर्ड का मतलब कुछ और होता है, कॉन्सोनेंट वर्ड का भी मतलब कुछ और होता है। एक और चीज़ जहन में रखें कि हर लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं और वो लेटर्स कुछ साउंड्स को शो करते हैं, वो लेटर्स कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पर जो लेटर बी है वो ब की आवाज़ देता है, इसी तरह जो लेटर डी है वो डाल की आवाज़ देता है, ड की। इसी तरह जो लेटर एफ़ है वो फ यानी फे की आवाज़ देता है। तो हर लेटर की कुछ साउंड्स भी होती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी दो चीज़ें हैं, लेटर्स एंड देयर साउंड्स। अब वाउल वर्ड साउंड भी है, वाउल लेटर्स भी हैं और वाउल साउंड्स भी हैं, और कॉन्सोनेंट लेटर्स भी हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हैं। वाउल वर्ड ऐसी साउंड को शो करता है जिसको पैदा करते हुए एयर स्ट्रीम यानी हवा के बहाव में, जो कि आपके लंग्स से आती है और या तो ओरल कैविटी मुंह के थ्रू बाहर निकलती है, नेज़ल कैविटी या नाक के थ्रू बाहर निकलती है, नॉस्ट्रिल से। तो अगर तो उस हवा के पैसेज में ज़रा भी किसी भी किस्म की रुकावट नहीं आती, फिर ऐसे साउंड जिसको प्रोड्यूस करते वक्त एयर के पैसेज में किसी भी किस्म की रुकावट ना आए, उस साउंड को हम वाउल साउंड कहते हैं। और चूँकि ए, ई, आई, ओ, यू को प्रोनाउंस करते वक्त आपकी टंग किसी भी पार्ट से टच नहीं करती, माउथ के कहीं पर भी टच नहीं करती, और एयर जो है वो बड़ी फ्रीली और इजीली लंग से उठकर ओरल कैविटी से बाहर आ जाती है। आप प्रोनाउंस करके देख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। योर टंग विल नॉट टच एनी पार्ट ऑफ योर माउथ, आपकी टंग कहीं पर भी टच नहीं करेगी, तो एयर फ्रीली बाहर आ गई। इसलिए ए, ई, आई, ओ, यू को हम वाउल लेटर्स कहते हैं, क्योंकि वाउल का मतलब होता है ऐसे साउंड्स जिनको प्रोड्यूस करते वक्त एयर के पैसेज में कोई रुकावट ना आए,
और चूँकि AEIOU को प्रोनाउंस करते वक्त एयर के पैसेज में कोई भी रुकावट नहीं आई, इसलिए AEIOU लेटर्स को हम वाउल लेटर्स कहते हैं। और इसी तरह इसके बरक्स अगर हम कॉन्सोनेंट लेटर्स को देखें तो कॉन्सोनेंट साउंड ऐसे साउंड को कहते हैं जिसको प्रोड्यूस करते वक्त एयर के पैसेज में किसी ना किसी किस्म की रुकावट ज़रूर आए। अब मिसाल के तौर पर अगर आप बी प्रोनाउंस करते हैं बी, तो उसको प्रोनाउंस करते वक्त आपके लिप्स क्लोज हो जाते हैं और जो हवा का पैसेज, हवा का जो बहाव है वो रुक जाता है। इसी तरह अगर आप डी प्रोनाउंस करते हैं तो जो आपकी टंग है वो ऊपर वाले पैलेट यानी ऊपर वाले तालू के साथ टच करती है, तो दोबारा हवा का पैसेज में रुकावट आ गई। एस प्रोनाउंस करते हैं तो तब भी हवा के पैसेज में रुकावट आती है। तो अब चूँकि AEIU के अलावा आप किसी भी लेटर को प्रोनाउंस करके देख लें तो आपकी टंग या तो किसी पार्ट के साथ टच करेगी या एयर के पैसेज तंग हो जाएगा या एयर के पैसेज में थोड़ी सी फ्रिक्शन आ जाएगी। जैसे SF, तो एयर के पैसेज में किसी न किसी किस्म की तंगी या रुकावट या रिस्ट्रिक्शन से आ रही है। तो इसलिए चूँकि AEIOU के अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको प्रोनाउंस करते वक्त एयर के पैसेज में रुकावट या हाफ आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट या तंगी आती है, इसलिए बाकी तमाम लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट लेटर्स के नाम से जानते हैं। सो AEIOU आर कॉल्ड वाउल लेटर्स and the letters other than AEIOU are called consonant letters. So now you got the reason why they are called vowel letters and they are called consonant letters. So that was all about the lesson of today. We'll see you inshallah in the next lectures from Monday to Thursday. Till then, Allah Hafiz.